दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी साल 2017 से 18 के बीच में, उस पेपर में जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग या मैथ्स बोल लीजिए आप, उसके क्वेश्चंस आए थे वो मैं लेकर आया हूँ, वो समझाने वाला हूँ। कुल मिला के मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ये पांचों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस है, उसी एग्जाम में पूछे गए थे जो प्रीवियसली सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हुई थी। और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए जो आपका सब इंस्पेक्टर का वापस से एग्जाम होने वाला है, लगभग 800 वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर को हम टच करें, लगभग कुल मिला के हम 5 अलग अलग चैप्टर्स को टच करेंगे और उनके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे। सिर्फ एक ही चैप्टर के रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, तो इससे ये भी चीज़ आपको मालूम पड़ेगी और एक ही वीडियो में शॉर्ट में ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कभी हमें एजिस का क्वेश्चन मिल जाए, हमें उसे अप्रोच कैसे करना है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन मिल जाए, हमें अप्रोच कैसे करना है। तो और भी नंबर सीरीज़ का भी क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको मैं साथ ये भी बता दूं, मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो कुल मिला के उठाए गए थे यूपीएससी के सीसैट में से। और मैं अभी एग्जाम पेपर जब देख रहा था मुझे ये चीज़ देखने को मिली, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली उठाया गया केएएस 2018 के सीसैट में से। क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका सब इंस्पेक्टर का, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग बेस्ड पेपर है। इसमें जीएस जो है वो मेजॉरिटी रोल प्ले करता ही है। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर होते हैं बट जीएस जो है ओवरऑल उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस पेपर से ही उठाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आप देखना यही होगा। और जहां मर्जी से उठाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, ताकि आपको आइडिया मिले कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। सिर्फ आप बुकिश नॉलेज नहीं रखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो जाए, वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो नहीं होना चाहिए बस। तो दोस्तों, मैं नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो ये यूट्यूब चैनल। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए करते हैं शुरू। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो पहला सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है परसेंटेज चैप्टर में से। किस चैप्टर में से? मैथ्स का एक चैप्टर होता है परसेंटेज, जो पहला चैप्टर होता है मैथ्स का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि पूरा मैथ्स परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सवाल देखो अब क्या है। देखो मैथ्स के सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्टकट और दूसरा होता है जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो बचपन से सीखते आ रहे हैं वो अप्लाई करना। हालांकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही इंसान सीखता है, बट शॉर्टकट लगाना आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप समय अपना बचाना चाहते हो। तो दोनों तरीके से करेंगे हम। फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, कह रहा है कि फ्रूट सेलर जो है उसके पास कुछ ऑरेंजेस हैं। जितने भी ऑरेंजेस फ्रूट सेलर के पास होंगे, खुद में वो कितना परसेंट होगा? खुद में वो होगा 100%। कितना परसेंट होगा? 100%। कोई भी चीज जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, याद रखिएगा, आपको उसको ट्रीट करना एज 100% व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज। उसमें से उसने 40% ऑरेंजेस जो है वो बेच दिए। अच्छा, ये समझ आ चुका हमें। उसमें से जो 40% ऑरेंजेस बेच दिए, तो अब आप मुझे ये बताइए कितने परसेंट ऑरेंजेस रहे? 60% ऑरेंजेस रहे या नहीं? ये क्या होगा? ये होगा रिमेनिंग जो परसेंटेज है किसकी? ऑफ ऑरेंजेस। ये समझ आया आपको? 60% ऑरेंजेस रहे। इन्होंने बोला उसके पास 420 ऑरेंज पड़े हैं। अब यहां से आपको ये चीज सीखनी है कि परसेंटेज को किस तरह से नंबर के साथ इक्वेट किया जाता है। उन्होंने आपको बोला है कि 40% ऑरेंज बेचने के बाद उसके पास 420 ऑरेंज रह गए। आपने बोला जब वो 40% ऑरेंज बेच रहा है उसके पास 60% ऑरेंज रह गए, तो परसेंटेज में उसके पास 60% ऑरेंज रह गए, बट नंबर में अगर देखा जाए, गिनती में देखा जाए तो 420 ऑरेंज रह गए। तो कुल मिला के हमें यह समझ आता है कि यहां से ये जो 60% है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 420, इसके बराबर होगा ये पॉइंट आपको समझ आया? हमने किस तरह से देखा, परसेंटेज जो है उसको नंबर के साथ इक्वेट किया। अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपना हाथ बिठा लोगे ना, तो ये सिर्फ 20 या 30 सेकंड का सवाल है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं टाइम लेके समझाऊंगा। जब ये चीज़ समझ आ गई, उसके बाद क्या करना है, हमने उनसे पूछना क्या, हमसे
हाउ मैनी ऑरेंजेस ही हैड ओरिजिनली, स्टार्टिंग में कितने ऑरेंजेस थे, तो स्टार्टिंग में उसके बाद 100% ऑरेंज थे, इट मीन्स आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, पहले 1% निकाल लेते हैं, तो ये 420 था, 60 डिनोमिनेटर में आ गया, और अब आपको निकालना क्या है 100%। आपने लेफ्ट साइड 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अपनी मर्जी से हम एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मुझे राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा ये 0 कट हो गया, 6 7 42, 7 इंटू 100 कितना आ गया 700 ऑरेंजेस। इससे हमें ये मालूम पता चल गया कि भाई उस फ्रूट सेलर के पास शुरुआत में 700 ऑरेंजेस थे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ जरूर आ चुका होगा। तो आपको सीखा क्या, आपको परसेंटेज के साथ नंबर को इक्वेट करना है। सेम यही क्वेश्चन CSAT KS में भी पूछा था 2018 में। ये बॉक्स मैं बहुत बार आपको याद करवाऊंगा। आज के बाद जब भी आप इस बॉक्स पे पहुंच जाओगे, आपको समझना है आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, और ये बॉक्स से पहुंचना बहुत आसान भी है। देखो, अगर यही सवाल जो है ये दूसरे तरीके से किया जाता, दूसरा मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच जो बचपन में की जाती थी, तो वहां पे हम क्या करते थे, हम लेट करते थे, लेट द टोटल ऑरेंजेस बी एक्स। याद करो, अब उसने कितने बेच दिए, 40% बेच दिए, तो रहे कितने 60%, 60% रहे ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो 60% होगा किसका, ऑफ एक्स का, टोटल का, वो किसके इक्वल होना चाहिए 420 के। फिर यहां से हम करते थे 60% इंटू एक्स इक्वल टू 420, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू आती है 420। ठीक है, इसको मैं यहां पे और कर लेता हूं, 60/100 कर लेता हूं, चलो आसानी के लिए। तो अब क्या आएगी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी 420, ये 100 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और 60 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पोर्शन, ये जो हमने किया और जो अब मैं नीचे करूं, क्या ये सेम नहीं है, ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर क्या आएगा वही 700। ये वो तरीका था जब हम लिखते थे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, दूसरा सवाल को समझते हैं। चले, देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन मुझे याद है यूपीएससी CSAT से उठाया हुआ है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार यूपीएससी में आया है। मुश्किल नहीं है, तरीका आपका सही होना चाहिए। ईच ऑफ A, B, C and D हैज ₹100। कह रहा है कि कुछ लोग हैं A, B, C और D, इन सब के पास कितने कितने रुपए पड़े हुए हैं, 100 रुपये पड़ा हुआ है। देखो, मैं क्वेश्चन को जो शुरू कर रहा हूँ ये बहुत एक सही रास्ते से कर रहा हूँ, ऐसे ही करना है आपको भी। A pays ₹20 to B। अब बच्चे को लगता है कि अगर A ने B को 20 रुपए दिए तो किस तरह से हम उसको यहां लिखे, तो यार अगर A ने 20 रुपए B को दिए हैं तो B में 20 ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि A ने अपने 100 में से दिए हैं तो उसमें से 20 माइनस हो जाएंगे। हु, जब भी सवाल में हु आएगा याद रखना जो इससे पहले लिखा होता है इसके लिए होता है। तो B pays ₹10 to C, B ने 10 रुपए C को दिए तो C में 10 रुपए ऐड हो गए, मगर B में 10 रुपए माइनस हो गए। आसान। फिर वापस क्या आ गया, हु, किसके लिए, C के लिए। C gets ₹30 from D, C को 30 रुपए मिलते हैं D से, तो D से फिर 30 रुपए हम हटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और फिर उन्होंने हमसे ये पूछा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे ये याद है जब ये एग्जाम में पूछा था यूपीएससी में, तब पूछा था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब पूछा कौन सी सही है, तो सवाल बिल्कुल सेम है, मगर स्टेटमेंट को रीड करने से पहले हम देखते हैं इनके पास रहे कितने। देखो, ए के पास 80 रुपीज रहे, बी के पास 110 रुपये रहे, सी के पास 140 रुपये रहे एंड डी के पास 70 रुपये रहे। ये आपको समझ आ गया, A 80, B 110, C 140 एंड D 70। C इज द रिचेस्ट। क्या C सबसे अमीर है? C के पास 140 रुपए है, सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही बोला। इट मींस ये ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली सही है। C के पास सबसे ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही आ गया। इसका तो 700 था।
आगे रीड करते हैं, आगे वाले ऑप्शन हमारे गलत होने चाहिए। डी इज रिचर देन बी, क्या डी के पास जो पैसे हैं वो बी से ज्यादा हैं? तो डी के पास तो 70 है, वो तो बी से कम है, ये गलत हो गया। डी इज द रिचेस्ट, डी तो रिचेस्ट नहीं है, वो तो गरीब है, पुअरेस्ट है। सी के पास ज्यादा पैसे हैं जितने ए और डी के पास कुल मिला के हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल मिला के, तो ए और डी के पास कुल मिला के 150 है, सी के पास तो 140 है, वो तो कम हो गए, इन्होंने ज्यादा बोला था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से इस सेकंड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? मेरे हिसाब से लाइट को हम ऑन कर देते हैं, ऑन रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। अब तीसरा सवाल देखो, आप जाकर देखो, उठाओ यूपीएससी सीसेट का 2017 का पेपर, ये थर्ड क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, नहीं 15 के पेपर में, यूपीएससी के 2015 में मिलेगा आपको। और वहां सिर्फ राम और अफजल का नाम नहीं था, नाम वहां पे था जितना मुझे याद है शाहिद एंड रोहित, उसको रिप्लेस करके राम और अफजल आया। क्वेश्चन पूरा वही है, पूरा वही है, आप जाकर देखो यूपीएससी सीसेट के पेपर। बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन कहां का है? देखो ये था परसेंटेज का, अगर आप पूछो ये कहां से आ रहा है, तो ये सवाल जो है ये मिसलेनियस का है। आप रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर बोल सकते हो मिसलेनियस, मतलब किसी चैप्टर के अंदर नहीं आता, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, ठीक है। राम और अफजल ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। राम और अफजल ने चलना शुरू कर दिया एक ही पॉइंट से मगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसका मतलब ये है अगर राम लेफ्ट में जाता है तो अफजल राइट में जाएगा, अगर राम टॉप पे जाएगा अफजल डाउन में जाएगा, नॉर्थ साउथ। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं, ये लीजिए पॉइंट। कौन कौन है यहाँ पे राम भी है एंड यहाँ अफजल भी है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद राम ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, राम हमेशा लेफ्ट टर्न करता है। तो मैं साइड पे जरूर लिख लेता हूं, देखो वो इंफॉर्मेशन जो आप रीड कर लेते हो एक बार बट आप उसको कुछ बना नहीं पाते हो, जरूर साइड पे लिख लिया करो, बिकॉज आपको दोबारा से इसे रीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। एक बार रीड कर लिया, अगर यूज नहीं हो रहा है साइड पे लिखो। तो राम ने हमेशा टर्न किया लेफ्ट और अफजल ने हमेशा टर्न किया राइट। तो ये लीजिए, मैं अफजल की भी बात करता हूं, वो हमेशा राइट टर्न करता है, बट कब? आफ्टर हर 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। अब बोल रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल सही लग रही है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस अगर आप रीड करोगे ना तो ऑप्शन में मीटिंग की बात हुई है, देख रहे हो ना, दे नेवर मीट, यहां पर भी मीट, यहां पर भी मीट, यहां पर भी मीट। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि हमें पहले फिगर कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो राम जो है, मैं मानता हूं कि राम यहां जा रहा है, ये लीजिए राम चला 1 किलोमीटर। जब भी आप कहीं लेकर जाते हो एरो जरूर बना लेना, हमें ये पता चलेगा कि यहां से उस तरफ गया है या वहां से इस तरफ आया है। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद राम कौन सा लेफ्ट मारा है, टर्न मारा है, लेफ्ट टर्न। तो जो इंसान उस तरफ जा रहा है उसके लिए लेफ्ट नीचे होगा, राइट ऊपर होगा, ये हमें समझ होनी चाहिए। तो लेफ्ट नीचे होने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अब राम जो है वो नीचे आएगा, कितने किलोमीटर आएगा, अगेन 1 किलोमीटर आएगा। यहां तक समझ आ गया। बट उसने बोला था ना कि अफजल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राम अगर यहां गया तो इट मीन साफ है कि अफजल यहां जाएगा, कितने किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर। और अफजल कौन सा टर्न करता है, राइट, जो वहां जा रहा है उसके लिए राइट नीचे। तो ये लीजिए अफजल भी आ गया, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ये भी समझ आ गया। अगेन राम ने 1 किलोमीटर चल लिया ना, कौन सा टर्न करेगा राम, लेफ्ट टर्न। जो इंसान नीचे आ रहा है उसके लिए लेफ्ट यहां होगा या नहीं, यहां होगा। इसका मीनिंग हो गया कि राम जो है वो आ गया यहां पे, ठीक है। कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर। और अफजल ने राइट करना है, जो नीचे आया इस तरफ उसके लिए राइट यहां पे है। तो जब अफजल आएगा इस तरफ तो राइट टर्न पे वो यहां पहुंचेगा, इसने भी कितना ट्रेवल कर लिया, 1 किलोमीटर। यहां पर आके क्या हो गई, मीटिंग हो गई, किस किस की, राम की भी और अफजल भी। ये समझ आ गया आपको, फिगर कंप्लीट हो गई। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, दे नेवर मीट, क्या इनकी कभी मुलाकात नहीं हो रही है, यार इनकी मुलाकात हो रही है ना इस पोजीशन पे। तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि ये कभी मुलाकात करते नहीं है।
फिर इसने बोला दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद मीटिंग हुई। राम ने चला है 3 किलोमीटर, अफजल ने भी चला है 3 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद मीटिंग नहीं हुई है, 3 किलोमीटर चलने के बाद मीटिंग हुई है। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि देखो राम ने भी 3 किलोमीटर चला, अफजल ने भी 3 किलोमीटर चला, तभी तो इनकी मीटिंग हुई। ऑप्शन सेकंड सही है। आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4। इन्होंने बोला जब दोनों ने 2-2 किलोमीटर ट्रेवल किए, राम ने जब 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, राम यहां पहुंचा, ये समझ रहे हो यहां पे, और अफजल यहां पहुंचा, तो राम और अफजल के बीच में कितनी दूरी हुई? इतनी। ये कितनी है? 2 किलोमीटर। उन्होंने कितनी बोली? 4 किलोमीटर। इट मींस ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, आसान काफी था ये क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 4 जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर जो है कोई भी सवाल बना के क्यों ना ले आए, और ये कोई बैंकिंग क्वेश्चन एग्जाम्स तो है नहीं जहां पर आपके पास वक्त की कमी है। आप सही तरीके से सवाल को जब रीड करोगे ना, बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो कि जेकेएसएसबी के हर एक एग्जाम का एक पोर्शन रहता है, उसके लिए हमारा एक कोर्स जो है वो हमारी विंग्स एक उड़ान ऐप जो है उसके ऊपर चल रहा है। वहां पे जाके भी देख सकते हो कंप्लीट लेक्चर्स जो होंगे, कंप्लीट वीडियोस जो होंगी डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर वहां पे मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए शुरू किया था और वो पूरा एक अलग सा कोर्स है जहां मैंने मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया, वहां पर देख सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। उसमें मैथ्स के सारे चैप्टर, ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो 10 चैप्टर जेकेएसएसबी मेंशन करता ना, वो सब है वहां पे। ए फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है फादर जो है वो 9 गुना है सन से, और मदर जो है वो 8 गुना है सन से। ये क्वेश्चन जो है अगर आप पूछोगे कि ये किस चैप्टर से है, ये है एजिस चैप्टर से। तो एजिस के क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये लीजिए फादर, जस्ट ए सेकेंड। क्या हो गया? ये आ गया फादर, और कौन थी? एक सन है एंड एक मदर की बात की जा रही है, ठीक है? ये समझ आया आपको? जस्ट अ सेकेंड। अब बोला ये जा रहा है कि फादर जो है वो 9 गुना है सन से। इट मीन्स कि सन की एज तो आपको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैं जो जिस तरीके से मैं करवाता हूँ शॉर्टकट तरीके से, हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट से करो लंबी कट से करो, तरीका एक ही है। हम बोलते हैं कि लेट द एज ऑफ सन, आप बचपन में एक्स लेते थे ना, हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट एक हिस्सा। फादर की कितने यूनिट टाइम्स है? 9 गुना, तो इट मीन्स फादर की कितने एज हो जाएगी? 9 यूनिट्स। 9 ईयर्स नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट्स बोल रहा हूँ। और मदर की कितनी है? 8 टाइम्स। इट मीन्स मदर कितना हो जाएगा? 8 यूनिट्स। ये चीज़ जब भी हम लेंगे, ये लेंगे हम रेशियो में। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो आगे क्या बोला, कंडीशन क्या दी है। जो सम है फादर और मदर की एज का वो 68 ईयर्स है। तो अगर मैं देखूं कि फादर और मदर की एज का जो सम है 9 और 18, 9 ये वाले और 8 ये वाले, फादर और मदर की, तो वो कितने यूनिट्स है? 17 यूनिट्स। यूनिट्स में 17, मगर ईयर्स में कितना है? ईयर्स में उन्होंने बोला है 68 ईयर्स। तो बस अब ने हाँ किया क्या, हमने यूनिट्स को ईयर्स के साथ किया क्या है? इक्वेट किया बस। और ये लगभग वैसा ही बॉक्स बन गया जैसा मैंने परसेंटेज में आपको परसेंटेज को नंबर के साथ इक्वेट करना सिखाया था, याद है? क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहीं पे। अब आपको करना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जैसे वहाँ 1% की निकाली थी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68/17, 17 2 34, 34 2 68। इसका मतलब ये 4 से कट होगा, तो एक यूनिट है 4 साल के बराबर। इन्होंने पूछा है एज ऑफ सन, तो सन के पास कितने यूनिट है? सन के पास एक ही यूनिट है, तो एक यूनिट कितने सालों के बराबर? 4। इट मीन्स सन की फिर उम्र कितनी होगी? 4 ईयर्स है ऑप्शन में। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। अगर मान लो सन के पास 4 यूनिट होते तो 4 × 4 करता 16 साल। सन के पास 2 यूनिट्स होते, एक यूनिट 4 साल, 2 यूनिट 8 साल, तो मैं ऐसे करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बोला फादर की उम्र सन से 9 टाइम्स है। जब भी ऐसा हो जाएगा, मैंने सन को 1 यूनिट दे दिया, तो फादर की 9 गुना, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 हो गया। मदर की 8 टाइम्स थी, मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फादर और मदर की कुल मिला के 17 यूनिट बनते हैं,
क्यों किया हमने ऐड? क्योंकि उन्होंने बोला था इनकी एज को ऐड करके 68 ईयर्स बनते हैं, ईयर्स में 68 बट यूनिट्स में 17। वहां से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जो कि 4 साल सामने है हमारे। सीखे आप ये चीज। और फिर उसने पूछा सन की एज, तो सन की एज जो है वो 1 यूनिट है, तो 1 into 4 हो गया 4 साल। मिसाल के तौर पे वो बोलता अगर फादर की एज निकालो तो 1 यूनिट 4 साल के बराबर, 9 यूनिट 36 साल के बराबर होता। मैं वो भी लिख लेता हूं यहां पे। मान लो अगर फादर पूछता तो 9 into 4 तब 36 ईयर्स होता। अगर मदर पूछता तो 8 into 4 तब 32 ईयर्स होता। और जो बचपन के तरीके से किस तरह से किया जाता था, आइए मैं वो भी बताता हूं आपको। वहां लिखते थे हम लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। मैं यहां लिख लेता हूं सेम इसी तरीके से, सन फादर मदर। सन की अगर x होगी, फादर की 9x क्योंकि 9 टाइम्स, मदर की 8x क्योंकि 8 टाइम्स। फिर आप लिखते थे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उन्होंने फादर और मदर का सम बोला है तो हम क्या करते थे 9x प्लस 8x, वो उनके हिसाब से 68 है। हमारे पास आता 17x की वैल्यू 68, x की वैल्यू आती 68 अपॉन 17 जो कि 4 आती। और सन की उम्र पूछी थी वो x ही तो है, x ही होने का मतलब वो 4 साल ही होती। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बट मैं आपको बताऊं इस सवाल से आपको नहीं पता चलेगा जो मैं बताना चाहता हूं। यह तरीका आपको बहुत मदद करने वाला है। इन शब्दों से, इन x से आप हट जाओगे। अपने x को हमेशा भूल जाओ, नई जिंदगी की नई शुरुआत करो। x बोलना है, ठीक है, हर तरह का x, ये वाला x भी बोलना है आपने। समझ चुके? मुझे लगता है ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, आइए वो सॉल्व करते हैं। आज हॉटेस्ट डे समर सीजन का, और इतनी गर्मी है, लाइट्स वगैरह का इशू है, लाइट्स वगैरह का कट है, यही द रीज़न है, स्वेटिंग का भी। तो प्लीज़ कोप अप कर लेना इसके साथ अगर लाइट का कोई इशू रहेगा। तो क्वेश्चन 5th की अगर मैं बात करूं, ये मिसिंग नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, नंबर सीरीज पे ये सवाल है। तो ये है 7, ये है x, दिस इज 21, दिस इज 31 एंड दिस इज 43। आपसे ये पूछ रहा है बताओ x का नंबर यहाँ कितना होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं ना नंबर सीरीज, तो इसका भी तरीका होता है। तरीका ये, अगर नंबर्स आपस में बड़े करीब हैं, ये देखो नंबर सारे करीब है, ऐसा तो नहीं है कि 7 के बाद ये 210 आ गया हो, ये 310 आ गया, ये 4030 आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। नंबर्स करीब है ना। यू शुड ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस नंबर सीरीज। डिफरेंस निकालेंगे। अब इनका डिफरेंस मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो x है, ना ही इनका निकाल सकता हूँ, बट मैं इसका जरूर निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे 10 ऐड हुए हैं और यहाँ पे 12 ऐड हुए हैं। समझे आप मेरी बात? 21 में 10 जोड़े 31, 31 में 12 जोड़े 43। मैंने माइनस करके 10 लिखा, इसको माइनस करके 12 लिखा। अब देखो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि यार ये 10 के बाद 2 का गैप है 12, तो शायद यहां पर इन दो नंबर्स के बीच में 8 का गैप हो और इन दो नंबर्स के बीच में 6 का गैप हो, ताकि एक सीरीज बन जाए +6 फिर 2 का गैप +8 फिर 2 का गैप +10 फिर 2 का गैप +12। ये हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, अगर ये फेल हो गया फिर मैं कुछ और सोचूंगा। पहले ये अप्लाई करके देखते हैं। देखो अगर यहां +6 करूंगा तो यहां आ जाएगा 13। अब ये इसमें ये ऐड करके अगर ये बन गया तो मतलब मैंने सही सोचा है। 13 में 8 जोड़ूंगा 21 ही तो बनता है। इट मींस इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 13। इस तरह से मिसिंग सीरीज, मिसिंग नंबर जो है उसे निकाला जाता है। देखो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट कहां से आया, मैंने 10 यहां पर देखा, 12 यहां देखा, मुझे लगा 2-2 का गैप है तो शायद पीछे भी 2-2 का गैप हो। मैंने यहां पर 8 रखा, यहां पर 6 रखा। अब यहां कौन सा नंबर होगा जिसमें 8 जोड़ूं तो 21 बन जाए? 13। 21 में से 8 माइनस कर लिया ना मैंने 13, या 7 में 6 जोड़ के 13 आ गया, और 13 में 8 जोड़ के ये 21 है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ 22 होता तो सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन में 13, ये x की जगह 13 ही होगा। 13 इज द करेक्ट वन, करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी ज़रूर लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे। हालांकि 5 सवाल थे, 5 अलग चैप्टर्स थे, थोड़ा आइडिया ज़रूर मिला होगा आपको इन चैप्टर्स का। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए होंगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल विंग्स द कुरान, वहाँ पर आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल ही रही है। मैथ्स रीजनिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे होंगे मैं वो आप तक शेयर कर पाऊँ। अगली वीडियो में मैं सब इंस्पेक्टर पे और जो 5 सवाल आए थे मेंटल एंड एबिलिटी एंड रीजनिंग के, हालांकि टोटल 15 या 20 थे, बट एक वीडियो में 5 सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लेकर आऊँगा आपसे। तो दोस्तों इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन ऑल्सो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह दे रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर टिल देन, गुड बाय।